नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। भाग्यनगर से भाजपा ने विपक्ष के दुर्भाग्य का बिगुल बजा दिया है। अगर ये कहा जाए तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो इसलिए चूंकि वहां जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई भाजपा की, उस बैठक ने सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं पूरे दक्षिण में हलचल पैदा कर दी है। तो पूरे दक्षिण में क्या हुआ, क्या चल रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तेलंगाना आते हैं और भाग्यनगर, जिसे हैदराबाद भी कहा जाता है, वहां पर भाजपा का जो संकल्प रहा उस पर बात करते हैं। फिर क्या वजह है कि तेलंगाना में इतनी हलचल है, उस पर बात करेंगे। और फिर हम तमिलनाडु भी आएंगे और बात कर्नाटक की करेंगे, चूंकि सिद्धरामैया बहुत कुछ बोल रहे हैं। और वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, असल में वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो कार्य परिषद है, कार्यकारिणी की बैठक है भाजपा की, वो सिर्फ इसलिए नहीं हुई है कि तेलंगाना में अपना आधार बढ़ाया जाए, बल्कि इसलिए हुई है कि पूरे दक्षिण भारत में भाजपा की मजबूत पकड़ बनाई जाए, मजबूत स्थिति बनाई जाए, इसलिए हुई है। तो इस वजह से हलचल जो है वो विंध्यन पार, कर्नाटक को अगर हम अलग कर दें, वहां भाजपा की सरकार है, लेकिन वहां भी हलचल है। और जहां सरकार नहीं है, जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, वहां तो कर्नाटक से ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। तेलंगाना इसका उदाहरण है। आपने देखा होगा कि तेलंगाना प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन सीएम को फुर्सत नहीं होती है कि वो प्रधानमंत्री को रिसीव करें। वो राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को लेने चले जाते हैं और ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, हमारे लिए तो जो है क्या जरूरी है। असल में मसला जरूरी का नहीं है, मसला इस बात का है कि पहली चीज तो यह है कि प्रधानमंत्री के पैरेलल केसीआर अपनी इमेज गढ़ना चाह रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के साथ वो मंच साझा नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को रिसीव करने जाते तो उनको इस बात का डर है कि कहीं उनका जो अपना वो सेकुलर वोट है वो हिल ना जाए। इसकी उन्हें बड़ी चिंता सता रही है, एक बात। दूसरी बात, उन्हें इस बात की भी चिंता है कि अगर वो कटसी काल में ही जो ये प्रोटोकॉल है, अगर वो पीएम को लेने जाते तो कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष इसको मुद्दा बना लेता। और जो सबसे बड़ी बात जो वहां भाजपा बार बार कह रही है कि ये जो मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है उसे हम आने पर खत्म कर देंगे, तो कहीं कांग्रेस ये मुद्दा ना बना ले कि देखिए ये किस तरह से भाजपा के साथ गलबैयां करते हैं। ये जो डर है, इस डर ने उन्हें जो ये प्रोटोकॉल ही है उसको भी करने से रोका। और जो सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री ने वहां कहा कि हमें स्नेह यात्रा निकालनी चाहिए। अब आप देखिए, जो स्नेह यात्रा निकलेगी, और फिर वहां एक चीज और, अमित शाह ने कहा कि हम जो है अब 30-40 साल तो आप लोग भूल जाइए। और ऐसा लगता है कि जो अमित शाह कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और जो तेलंगाना में यात्रा चल रही है, उन तमाम चीजों ने ये इस बात का अंदेशा या आपका ये संकेत दे दिया है केसीआर को कि आने वाले समय में अपनी स्थिति यहां बहुत बेहतर नहीं होने वाली है। इसलिए भी वो बड़े पॉजिटिव और एग्रेसिव हो गए हैं भाजपा को लेकर। और आप अगर वहां की तमाम घटनाक्रम को गौर से देखिए तो ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा वहां सोशल इंजीनियरिंग के जरिए केसीआर और उनकी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति को उखाड़ फेंकने की मुकम्मल योजना बना ली है उसने। इस बात से केसीआर वाकिफ है और अपना जो मूल आधार है उसको बचाए रखने में लगे हुए हैं। इसलिए ना वो प्रधानमंत्री को लेने जाते हैं और ना एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन करते हैं, वह भी तब जबकि 19 सीटें रिजर्व हैं तेलंगाना में जनजातीय समाज के लिए। अब आप देखिए कितना डर है उनको। अच्छा, वो अकेले नहीं है जो डरे हुए हैं। आप कर्नाटक में देखिए, सिद्धरामैया भाई खुले तौर पे कह रहे हैं कि नहीं देखिए मुस्लिम जो है हम ही को वोट करेंगे। ये खुले तौर पर ये बात कही जा रही है। अब आप इससे कल्पना करिए कि किस तरीके का डर और भय
समाया हुआ है विपक्ष में। बड़ी बात क्या है कि दो तीन मुद्दे हैं जिसे भाजपा लेकर आगे बढ़ रही है और उसका बड़ा असर दक्षिण की सियासत पर पड़ रहा है, ये उनको दिख रहा है। पहला, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए वहां पर जो आबादी है, जैसे आप देखिए कापू संयुक्त आंध्रा में उनकी बहुत ठीक ठाक आबादी है, मतलब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को बहुत प्रभावित करते हैं, हार जीत को तय करते हैं कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये जो आप पवन कल्याण की पार्टी है वो दरअसल खुद कापू कम्युनिटी से है, तो इसमें अपना एक अच्छा आधार बना रही है भाजपा। फिर वहां की जो ओबीसी आबादी है, वहां की जो एससी आबादी है, उसमें लीडरशिप तैयार कर रही है भाजपा। अब ये जो सारी चीजें हो रही हैं उसकी वजह से, चाहे आप तमिलनाडु चले जाइए और चाहे आप कर्नाटका चले जाइए या आप तेलंगाना और आंध्रा चले आइए, यहां पर जो गैर भाजपाई दल हैं उनमें समस्या अब दिखाई दे रही है कि इस तरह की इंजीनियरिंग से उनका आधार खिसकेगा। और एक जो बड़ी चीज हुई है वो आप देखिए कि अब दक्षिण में दो बातों पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। एक आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? द्रविड़ आंदोलन की आइडेंटिटी। अभी अलग बात है कि द्रविड़ आंदोलन की आइडेंटिटी की बात करने वाले जो लोग हैं वो चाहे डीएमके हो और चाहे सिद्धरामैया उस आइडेंटिटी की बात कर रहे हो। दरअसल ये लोग जिस आइडेंटिटी पर अब आ गए हैं कि नहीं साहब हमको ये आइडेंटिटी सुरक्षित रखनी है, वो आइडेंटिटी दरअसल थी कि जो वहां का सर्व समाज है उसके पास तक सत्ता की पहुंच हो और उसके पास तक संसाधनों की, उसके हाथ में संसाधनों की पकड़ हो। लेकिन ये दोनों चीजें नहीं हो पाई और हुआ ये कि द्रविड़ आंदोलन से खड़ी पार्टियों परिवारवाद में फंस गई और भ्रष्टाचार के गहरे दलदल में चली गई। आप डीएमके में देखिए 2G में अगर कोई सबसे ज्यादा कांग्रेस के बाद आकंठ डूबा उस पूरे घोटाले में तो उसमें डीएमके का ही नाम सबसे ज्यादा आता है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक अलग मसला है, लेकिन आरोप उन पर खूब लगे। और अब देखिए कि जो पार्टी खड़ी हुई थी सर्व समाज के विकास के लिए, वो दरअसल परिवार के विकास तक सीमित हो गई। तो इस वजह से वहां जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उस वैक्यूम को भरने की कवायद भाजपा, एक सोशल इंजीनियरिंग और दूसरा जो उसकी विचारधारा उसके आधार पर, यह मैं कई बार कह चुका हूं, फिर मैं दोहराऊंगा कि तमिलनाडु में 2 दशक बाद 5 सीटें भाजपा जीतती है और 5% वोट स्थानीय चुनाव में पाती है, ये बड़ी बात है। और अब वहां जो लोग द्रविड़ आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं उनको इस बात का डर सता रहा है कि ये दरअसल जो ज्ञानवापी का मसला है, ये मसला दक्षिण में जोर पकड़ रहा है। असल में ये शैव संप्रदाय का बड़ा प्रभाव है वहां पर। नयनार जो संप्रदाय रहा उसका तमिलनाडु में, अब कर्नाटक में आप देखिए लिंगायत समाज, तमिलनाडु में उनका बड़ा प्रभाव रहा है। और ऐसे आप कल्पना करिए कि ऐसे प्रभाव में जब ज्ञानवापी का मसला उठता है तो किस तरह का रिएक्शन होगा। इन बातों ने वहां की जो सियासत है उस सियासत को प्रभावित किया है और इसको वहां के सियासी दल समझ रहे हैं। अन्यथा यह अचानक द्रविड़ आइडेंटिटी, आप देखिए कि वहां एमके स्टालिन द्रविड़ आइडेंटिटी की बात करते हैं, दिल्ली आते हैं, वहां पर वो डीएमके के दफ्तर का उद्घाटन करते हैं और वहां से द्रविड़ियन आइडेंटिटी की बात शुरू होती है। ये सब महज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब लोग ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा अपना फुटप्रिंट, विंध्यन पार ये माना जाता था कि इनके लिए कुछ नहीं बचा है, कर्नाटक सिर्फ एक अपवाद था, तो अब वो अपवाद जो है वो तोड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और तेलंगाना में जिस तरह से तमाम बाई इलेक्शन हुए या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, वहां जिस तरीके से भाजपा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वो जाहिर तौर पर कर्नाटक के बाद वो पहली जगह है और भाजपा उसी के जरिए
गेटवे बनाना चाहती है कि हम दक्षिण में पहुंच जाए। ये बात ठीक है कि चलिए केरल अभी दूर की कौड़ी है उनके लिए, लेकिन तमिलनाडु में स्थितियां जो हैं वो ऐसा नहीं है कि भाजपा के विपरीत। हाँ, एक मसला है जो द्रविड़ आइडेंटिटी की तरह वहां उठाया जाता है, वो है हिंदी को लेकर। हिंदी को लेकर जिस तरह का आग्रह, देखिए क्या हुआ कि भाषाई आधार पर जब स्टेट बने तो जाहिर तौर पर भाषा को लेकर अपना आग्रह होता है, तो उसी तरीके से वहां भाषा को लेकर आग्रह है। आप एक चीज गौर करिए कि चाहे केसीआर हो या एमके स्टालिन हो, ये दोनों लोग ये चाहते हैं कि इनकी छवि जो है वो राष्ट्रव्यापी बने, लेकिन वही एक कहावत है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। तो ये चाहते तो हैं कि नॉर्थ इंडिया के लोग जाने और नॉर्थ इंडिया में इनकी खूब चर्चा हो, लेकिन हिंदी से बड़ा इनको परहेज है। तो ये इसे एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, और वो दरअसल तमिलनाडु हो या तेलंगाना में हो, वो मुद्दा बन भी जाता है, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है वहां कि नहीं साहब, ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में अगर ये लोग हिंदी को लेकर आते हैं तो हमारे लिए एक समस्या, उनको ऐसा लगता है कि बन जाएगी। अब फिर वही भाषा के आधार पर जब चीजें बनती हैं तो उस तरह की कई आग्रह होते हैं। तो ये 2-3 बातें हैं जिसे लेकर एक अलग तरीके की राजनीति दक्षिण में जरूर हो रही है, पर यह सिर्फ इसलिए हो रही है, वो चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे आइडेंटिटी के आधार पर हो, चाहे अल्पसंख्यक की पॉलिटिक्स हो, ये तीनों चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं, उसके सिर्फ एक कारण है, वो ये कि भाजपा जिस तरह से बढ़ रही है, उस बढ़ने की काट जो ढूंढी जा रही है उसमें यही 3 है। तो इस वजह से ये जो तेलंगाना में भाग्यनगर में भाजपा की कार्यकारिणी हुई, उस कार्यकारिणी के बड़े दूरगामी मायने हैं, और यही वजह है कि पूरे दक्षिण में हलचल है। केसीआर तो परेशान है ही है, लेकिन वो अकेले नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।